नमस्कार साथियों, 12वीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए थे। राजस्थान के सामान्य परिचय पढ़ने बाद में हमने स्थिति विस्तार के बारे में, भौतिक प्रदेश और जलवायु के बारे में विस्तार से हमने जान पढ़ लिया है। अब आज हम बात करेंगे राजस्थान की अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र एक नदी, उसकी मुख्य नदी द्वारा जल दौरान का प्रवाह अवस्था, या एक नदी दूसरी उसकी सहायक नदी मिलकर एक ही दिशा में पानी ले जाती है, उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान सबसे आंतरिक अफवाह तंत्र, बाद में दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा अरब सागरीय। ये राजस्थान में मुख्य रूप से 3 अफवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों को वर्गीकरण किया गया है। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। आंतरिक अफवाह तंत्र वो है जो नदी उद्गम से अपना पानी विसर्जन मरुस्थल या जमीन में विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक अफवाह तंत्र। उसके बाद में बात करें अरब सागरीय। अरब सागरीय जो नदी उद्गम से अपना अरब सागर में पानी विसर्जन करती है, अरब सागर में, वो है अरब सागरीय। बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी से वो नदियां बाणगंगा है और संबल है, बनास नदी है, गंभीर। ये नदी कहाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती है, विसर्जन, इसलिए उसे बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक अफवाह तंत्र है, भाग है। और उसके बाद में भाग की बात करें तो है बंगाल की खाड़ी, उसके बाद में बात करें तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ये राजस्थान में मुख्य रूप से 3 अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा जल का अवस्था में मूल तल जल मूल के रूप से एक ही दिशा में जल को ले जाना, और एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा जल को एक ही दिशा में ले जाना ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण है। आज हम बात करेंगे अपना नया टॉपिक है जो अफवाह तंत्र। आज हम बात करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र अफवाह तंत्र राजस्थान में मुख्य रूप से 3 अफवाह तंत्र 3 भागों में है। अफवाह तंत्र की भाग करें, भाग है 3। सबसे पहले बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। सेकेंड बात करें अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। उसके बाद में हम बात करें तो थर्ड है तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र वो होता है जो नदी उद्गम से अपना पानी विसर्जन मरुस्थल में विलुप्त हो जाना है, जो किसी भी तरह से किसी समुद्र या किसी खाड़ी में न मिलने के कारण, अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंचने के कारण बीच में ही विलुप्त हो जाना, आंतरिक अफवाह तंत्र। ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र उद्गम से अरब सागर में मिलती है, अपना पानी विसर्जन करते हैं, इसलिए अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से अपने उद्गम स्थान से बंगाल की खाड़ी तक पूरा रास्ता अपना पानी विसर्जन करती है, इसलिए उसे बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र कहा जाता है। बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में भाग है नदियों का सर्वाधिक। क्यों आंतरिक अफवाह तंत्र ज्यादा क्यों है? कि आंतरिक अफवाह तंत्र मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण ये नदियां नहीं है, कुछ नदियां हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, थोड़ी बहुत जाती है, बीच में रास्ता में अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंचने का विलुप्त हो जाती है, इसलिए आंतरिक अफवाह तंत्र का राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। क्योंकि यहाँ वर्षा मरुस्थल में वर्षा कम होती है, और भारत में सबसे वर्षा कम स्थान राजस्थान है। राजस्थान में सबसे मरुस्थल में नदियां नहीं है, नदियां कम होने के कारण आंतरिक अफवाह तंत्र ज्यादा है। आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करें 60% है भाग है। और अरब सागरीय ये है 17 से 18, ये है बंगाल की खाड़ी 23 से 100 मान लो, या ये 17 ऑप्शन लिख देते हैं 17, और बंगाल की खाड़ी है वो है 23।
प्रतिशत। ये है आंतरिक अपातंत्र। अब बात करेंगे कि आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है, और अरब सागरीय अपातंत्र कौन कौन सी नदियां आती है, और बंगाल के अपातंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। अब हम बात करेंगे आंतरिक अपातंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। सबसे पहले बात करें कांतले। कांतले खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। पहले नीम का थाना बीच में जिला बनाया था, लेकिन इस जिले को नष्ट कर दिया था। नीम का थाना वापस सीकर में मिला दिया। झुंझुनू और सीकर से अलग होकर नीम का थाना बनाया, उस वापस सीकर में मिला दिया है। भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को वापस निरस्त कर दिया है नीम का थाना। अब कांतली है वो खंडले के पहाड़ियां सीकर से नीम का थाना सीकर में रहेगा। यहाँ निकलती कांतली नदी का उद्गम। उसके बाद में बात करें घग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालय की पहाड़ियां, जो हिमाचल के कालका पहाड़ियां या शिवालय की पहाड़ियां से उद्गम होता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इसे युद्ध प्रदेश पर्वत क्षेत्र को कहा जाता है। बाद में हम बात करें तो खारी नदी, रूपारेल नदी, काकने नदी, खारी नदी, खारी खंडेला, मेधा या मेठा मेंधा नदी, खारी नदी, सामोद नदी, रूपनगढ़ नदी, सामोद रूपनगढ़, ये नदियां हैं जो आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत आती हैं। और सबसे आंतरिक अपातंत्र की सबसे नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर नदी आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। जो पूर्णतः आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है वो खारी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में उद्गम होता है, राजस्थान में ही वो विच्छेदन हो जाती है, अपना विलुप्त हो जाती है। इसलिए पूर्णतः ये उसका घग्गर नदी सर्वाधिक लंबाई है आंतरिक प्रवाह की, लेकिन ये उद्गम होता है तो हिमाचल प्रदेश से, कालका पर्वत शिवालिक की पहाड़ी से होता है। इसलिए आंतरिक अपातंत्र सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर नदी है। पूर्णतः आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है वो है खारी नदी। अब हम बात करें अरब सागर में नदियां कौन कौन सी अपना पानी विसर्जन करती है, अरब सागरीय अपातंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं। अब बात कर रहे हैं, पहली है माई, सेकंड है पश्चिम बनास, थर्ड है साबरमती, माई है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। ये नदियां हैं मुख्य रूप से जो नदी अरब सागरीय अपातंत्र के अंतर्गत लूणी नदी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागरीय अपातंत्र के अंतर्गत अपना पानी विसर्जन करती हैं। और उसके बाद में बात करें बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से नदी हैं बाणगंगा नदी, बेरार की पहाड़ियां, जो कोटपुतली बैरोड से निकलती बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान होता है, ये अपना पानी विसर्जन करती है बंगाल की खाड़ी में। और सेकंड बात करें तो बनास नदी, पश्चिमी बनास तो अरब सागर, लेकिन बनास नदी, और उसके बाद बनास नदी है वो है बंगाल की खाड़ी। थर्ड बात करें तो चंबल नदी, और चौथी है गंभीर नदी। ये नदी है, ये 4 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती हैं। और अरब सागरीय अपातंत्र में माई, पश्चिम बनास, साबरमती, लूणी, ये नदियां अपना पानी विसर्जन अरब सागरीय में करती हैं। आंतरिक अपातंत्र की नदियां कांतले हैं, खारी खंडेला, मेंढा या सामोद, रूपनगढ़, ये नदियां हैं जो घग्गर, रूपनगढ़, काकने, ये नदियां आंतरिक अपातंत्र की भाग है। और अब हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक अपातंत्र के बारे में बात करेंगे। इस नदियों में इसके अंतर्गत आने वाली सभी नदियों को हम विस्तृत से बात करेंगे। उद्गम कहां से होता है, किस जिले में क्या है और किस जिले में इसका विलुप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक अपातंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक अपातंत्र के बारे में। जो आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं
घग्गर है, काकने हैं, कांतली है और खारी, कंडेला, मेटा, सामोद, ये नदियां हैं जो आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले इस नदी आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों के बारे में हमें बात करेंगे। बात करें तो पहले नदियों का उद्गम क्या होता है और मुहाना कहाँ होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नदियां जहां से निकलती है, जो नदी ऊंचे पहाड़ों या ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है, तो जहां नदी निकलती है वो तो उद्गम स्थान है। ये नदी है ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है और जहां नदी अपना पानी विसर्जन कर देती है, अपने पानी एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है, जहां पानी विसर्जन कहा जाता है उसे मुहाना कहा जाता है। जहां नदी अपना पानी छोड़ देती, जहां से उद्गम होकर पानी छोड़ देती है उसे मुहाना, मुहाना, मुहाना। और जहां नदी निकलती है, जहां से ऊंचाई से निकलती है या नदियां निकलेगी तो वहां से पहाड़ी क्षेत्र या कोई वहां से वहां से नदी निकलेगी तो जहां से निकलती है वो तो उद्गम स्थल कहेगा, उद्गम स्थल कहा जाएगा, उद्गम, उद्गम स्थल। जहां से निकलती है वो उद्गम स्थल। और नदी का बायां और दायां कौन सा भाग होता है? जहां नदी, जिस तरफ से नदी निकलती है उस तरफ अपनी पीठ रखकर, पीठ अपना बायां तो नदी का बायां, अपना दायां तो नदी का दायां। तो नदी है तो निकलती है उस तरफ, अब मुहाना, नदी के मुहाना की तरफ मुंह करके अब खड़ा रहेंगे तो अपना दायां तो नदी का दायां, अपना बायां तो नदी का बायां। ये है, जैसे अच्छी बात करें ये उद्गम हुआ तो ये है अपना दायां, ये तो ये नदी का बायां, ये है अपना बायां तो नदी का बायां, अपना दायां तो नदी के दायां। मुहाना की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो नदी का दायां अपना दायां और अपना बायां तो नदी का भी बायां। ये उद्गम, उद्गम जो जहां से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाएगा। और नदी जहां से अपना पानी विसर्जन करती है एंडिंग पॉइंट पर, वो मुहाना कहा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, वेरी इंपोर्टेंट है घग्गर नदी। घग्गर नदी घग्गर नदी, इसका उद्गम, इस नदी का उद्गम काल का पहाड़ी जो शिवालिक, हिमाचल प्रदेश शिवालिक पहाड़ी से उद्गम होता है। इसका उद्गम की बात करें, उद्गम कालिका पहाड़ी पर्वत या पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, एसपी, शिवालिक पहाड़ी से या शिवालिक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में। घग्गर नदी का उद्गम कालिका पर्वत, हिमाचल जो शिवालिक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो ये प्रवेश करती है राजस्थान में, प्रवेश राजस्थान में प्रवेश करती है जो हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में, हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में। ये हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं जो घग्गर नदी। और घग्गर नदी का परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर व श्री गंगानगर। और इस पर्वत क्षेत्र को योध्य प्रदेश के अंतर्गत, पर्वत क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर प्रदेश को क्या कहा जाता है? योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश। ये योध्य प्रदेश के अंतर्गत नदी का पर्वत क्षेत्र, इस नदी का पर्वत क्षेत्र को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पर्वत क्षेत्र को नाली कहा जाता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी है कि पर्वत क्षेत्र को
नाली कहा जाता है। नाली भेड़ की नस्ल है। नाली किसकी नस्ल है? इसके प्रवास क्षेत्र को तो नाली कहा जाता है। नाली है वो भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल है वो नाली। नाली प्रवास क्षेत्र है घग्गर नदी का। तो इसकी बात करें, ये राजस्थान की चौक, राजस्थान की चौक नदी है। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। राजस्थान की चौक नदी की लंबाई बात करें, लंबाई है 465 किलोमीटर। ये राजस्थान की चौक, इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर है। और इस बात करें तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर है। इसी नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता है। और हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग है, वो भी इसी नदी के तट पर है। अब बात करें कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता भटनेर दुर्ग इसी नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर है। जो कालीबंगा नदी, जो घग्गर नदी पर कालीबंगा सभ्यता भटनेर दुर्ग है। और बात करें भटनेर दुर्ग किसने निर्माण करवाया था? भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और 1391 में तैमूर ने यहाँ आक्रमण किया। तैमूर ने, बात करें भटनेर दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में निर्माण करवाया था। इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ था वो 1391 में तैमूर ने किया था। तैमूर ने 1391 में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था भूपत भाटी या भाटी भूपत ने 285 ईस्वी में। यह दुर्ग है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है, जो इस नदी के तट पर स्थित है। इस नदी का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम सरस्वती नदी। इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम है वो है सरस्वती नदी। इस नदी को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। सोतर नदी है, मृत नदी है, दृश्यवंती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का अन्य नाम है, बात करें तो सोतर नदी, मृत नदी और दृश्यवंती नदी। ये नदी इस नदी का अन्य नाम है। ये नदी उद्गम कालिका पर्वत, जो शिवालिक पहाड़ी से उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश से। तो पर्वत प्रदेश बात करें, प्रवास क्षेत्र के हनुमानगढ़ प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के टीवी क्षेत्र में। और पर्वत क्षेत्र की बात करें, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो विविध प्रदेश के अंतर्गत, इस प्रदेश को प्रवास क्षेत्र को नाली कहा जाता है। नाली एक भेड़ की नस्ल है। उसके बाद राजस्थान की चौक नदी भी कहा जाता है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में इस कालीबंगा सभ्यता बात करें, और जब वर्षा अधिक हो जाती है, इस नदी का प्रवास क्षेत्र है जो पाकिस्तान में भी फोर्ट अब्बास कहा जाता है। पाकिस्तान में हकरा तक पहुंच जाती है नदी, प्रवेश कर लेती है जब वर्षा अधिक होती है। एक पॉइंट इंपोर्टेंट लिख देना यहाँ, अधिक वर्षा के कारण ये यहाँ लिखना, अधिक वर्षा के कारण ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, अब्बास तक चली जाती हैं। इस पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाएगा। घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाएगा? हकरा। जो अधिक वर्षा होने
जहाँ उद्गम होता है तो राजस्थान प्रवेश करती है टीबी क्षेत्र में, उसके बाद में क्षेत्र यहाँ तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा होती है, कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है तो नदी प्रवाह क्षेत्र भी ज्यादा फैला देती है और जो पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है। पाकिस्तान फोर्ड अब्बास तक उस क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो राजस्थान की जो घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, राजस्थान की घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाएगा? हकरा नदी। हकरा नदी घग्गर नदी को कहा जाएगा। ये है अपनी घग्गर नदी, जो आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी आंतरिक अपातंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की लंबी नदी ये है घग्गर नदी। उसके बाद में हम बात करेंगे, घग्गर नदी हमने पढ़ ली, तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करेंगे कांकने नदी। कांकने नदी, कांकना नदी, कांकने नदी के बारे में बात करें तो कांकना नदी तो जैसलमेर जिले में एकमात्र नदी है। कांकने नदी तो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। इस नदी का उद्गम होता है कोठारी गांव, कोठारी गांव की पहाड़ियों से जैसलमेर से होता है। तो जैसलमेर की एकमात्र नदी है कांकने नदी, जो इसका उद्गम तो कोठारी गांव की पहाड़ी से होता है और वो अपना पानी विसर्जन या वो विलुप्त हो जाती है बुझ झील या मीठा झील जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। इसे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी के नाम से जाना जाएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है ये। अब बात करें काकने नदी, सेकेंड नदी के बारे में बात करें, काकने नदी। काकने नदी, इस नदी का उद्गम बात करें, काकने नदी है। सबसे पहले ये उद्गम तो होता है कोठारी गांव, कोठारी गांव की पहाड़ियां, कोठारी गांव की हिल से नदी का उद्गम होता है। नदी कांकने नदी जो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, तो आगे बुझ झील होती है, बुझ झील या मीठा झील के नाम से जाना जाएगा। कहाँ है ये? जैसलमेर में अपना पानी विसर्जन कर देगी ये बुझ झील, बुझ झील, बुझ झील। इसे मीठा झील भी नाम से भी जाना जाता है, मीठा झील। ये है जैसलमेर में, ये नदी है कांकने नदी, कांकने, कांकने या मसूदी नदी, मसूदी नदी के नाम से अन्य नाम है। तो उद्गम कोठारी गांव से होता है, बुझ झील है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की छोटी नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। इस नदी के बारे में बात करें तो कांकरे नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो मात्र 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है। जो मसूदी नदी, कांकरे नदी कोठारी गांव के हिल से निकलती है, बुझ झील में अपना पानी विसर्जन कर देती है, विलुप्त हो जाती है और मसूदी नदी के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर में है। जैसलमेर की एकमात्र नदी कांकरे नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे अगली नदी के बारे में, तो कांतली नदी। कांतली नदी ये क्षेत्र बात करें, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर की है नदी है कांग नदी। अब हम बात करेंगे कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों। कांतली नदी, ये कांतली
नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपर तंत्र की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली परवा क्षेत्र की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक अपर तंत्र की आंतरिक अपर तंत्र की सबसे लंबी नदी। इस नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई है। आंतरिक पूर्णतः राजस्थान में उद्गम होता है, राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी आंतरिक अपर तंत्र की तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी या आंतरिक अपर तंत्र सबसे लंबी नदी के बारे में बात करते हैं। अगर बताना और पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो कांतली नदी। ये इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से पहले खंडेला की नीम का थाना जिले में थी, लेकिन वर्तमान में खंडेला की पहाड़ियां सीकर में नीम का थाना जिले को निरस्त कर दिया गया। इसलिए अपन को यह पढ़ना है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है नदी का। इस नदी का उद्गम होता है तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। अब बात करें तो नीम का थाना के अंतर्गत पहले नीम का थाना है तो खंडेला की पहाड़ियां नीम का थाना जिला पड़ता है। नीम का थाना में तो सभ्यता सुनहरी सभ्यता है और सुनहरी सभ्यता को लोहा युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है और गणेश सभ्यता है वो ताम्र युगीन वो नीम का थाना में थी। तो वर्तमान में तो नीम का थाना को निरस्त कर दिया है और अब सीकर जिले में वापस मिला दिया है। नीम का थाना पहले नवीनतम जिला था जो सीकर एवं झुंझुनू के अंतर्गत नवीनतम जिला बना था। अब वापस निरस्त करने के बाद सीकर जिले में मिला दिया गया है। अब हम बात करेंगे अगली नदी के बारे में बात करें तो नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी इस नदी का उद्गम के बारे में बात करें उदयपुर नहीं सॉरी ये अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम अलवर के उदयनाथ पहाड़ी से उद्गम होता है। ये अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। पहाड़ियां बना देते हैं यहाँ। ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी ये पहाड़ियां हैं। तो उदयपुर में इस नदी उदयनाथ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी जो भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये नदी है रूपारेल नदी और ये है तो आगे भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में ये नदी विलुप्त हो जाती है और इस नदी पर मोती सागर झील और सीकरी बांध भी है। इस नदी पर मोती सागर झील और सीकरी बांध भी है। इस नदी पर मोती सागर झील कहाँ पर है? मोती सागर झील किस नदी के तट पर है? तो मोती सागर झील रूपारेल नदी के तट पर है। यहाँ पर इसी के पास में ही सीकरी बांध है, वो भी सीकरी बांध भरतपुर में है। जो सीकरी बांध जो किस नदी पर है? रूपारेल नदी पर है और रूपारेल नदी के तट पर है सीकरी बांध है और मोती सागर झील भी इस नदी के तट पर बनी है रूपारेल नदी पर। और रूपारेल नदी है भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की जीवन रेखा। इस नदी को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाएगा। तो रूपारेल नदी है जो भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाएगा।
अब हम आगे बात करते हैं। तो अनेक नदियां हैं जो आंशिक अपातंदरी नदियां जो सांबर झील में निर्मित होती हैं, सांबर झील में मिलती हैं।